नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीते 6 सालों में देश में चौतरफा सुधार हुआ है। इतने सुधार पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इसकी गति और दायरे दोनों को बढ़ाया गया है ताकि 21वीं सदी भारत की हो। सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इमरान खान से एससीओ शिखर सम्मेलन में मुलाकात हो सकती है। बता दें कि रूस एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से करने जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि इस सम्मेलन का आयोजन 10 नवंबर को किया जाएगा। पीएम मोदी अगले सप्ताह होने वाले सेरा वीक के भारतीय ऊर्जा मंच का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र के कई दिग्गज इकट्ठा होते हैं और देश के नए ऊर्जा भविष्य पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने बताया कि 26 से 28 अक्टूबर तक होने वाले इस वर्चुअल आयोजन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हिस्सा लेने ढाका जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत को पीएम मोदी के बांग्लादेश आने का आमंत्रण दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। LAC पर जारी तनाव के बीच चीनी सेना ने भारतीय सीमा के काफी करीब मिसाइलें दागी हैं। चीन के इस युद्ध अभ्यास का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। इस युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी करते हुए चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया है कि इस अभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। LAC पर विवाद के बीच भारतीय सेना ने चुमार इलाके से चीनी सैनिक को पकड़ा है। सेना ने चीनी सैनिक के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल भारतीय सेना ने सैनिक से भटक कर आने या फिर जासूसी जैसी आशंकाओं के तहत पूछताछ की। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत उसे छोड़ दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने LOC पर पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में सुरंग की खुदाई का बड़ा खुलासा किया है। सुरंग की ऊंचाई 5 फुट और चौड़ाई 3 से 4 फुट है। सुरंग की पहरेदारी हिजबुल के दहशतगर्दों के अलावा पाक रेंजर्स भी कर रहे हैं। एजेंसियों ने बताया है कि लोहे की पाइपों और फाइबर टीन से सुरंग खोदी जा रही है ताकि आवाज ना हो सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच गए हैं। नड्डा अपने दौरे के पहले पड़ाव पर सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने यहां के आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई कार्यक्रम रखे हैं। जेपी नड्डा इन पार्टी कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही मीटिंग भी करेंगे। हाथरस कांड की जांच में जुटी CBI पीड़िता और आरोपियों के परिजनों से पूछताछ करने के बाद अब अलीगढ़ पहुंच गई है। यहां आने से पहले CBI ने 2 टीमें बनाई हैं। पहली टीम अलीगढ़ जैन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से पूछताछ करेगी, वहीं दूसरी टीम जेल जाएगी। CBI की टीम जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी CM पर बड़ा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर गोरखपुर वापस जाना चाहिए। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिहार चुनाव में पीएम मोदी और CM योगी की रैलियों को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय को खुफिया जानकारी मिली है कि पीएम मोदी और CM योगी की जो चुनावी रैलियां होने जा रही हैं, इस पर अराजक तत्व हमला कर सकते हैं। इसलिए सभी रैलियों की सुरक्षा कड़ी की जा रही है। बलिया कांड में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक सुरेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने मामले में दखल न देने के साथ ही जवाब मांगा है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने विधायक सुरेंद्र को लखनऊ के पार्टी दफ्तर तलब किया है। बता दें कि नड्डा की नाराजगी के बाद स्वतंत्र देव ने कार्रवाई की है। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र को कोर्ट में पेश किया, इसलिए कोर्ट ने धीरेन्द्र को बलिया की जेल भेज दिया है। वहीं कोर्ट के परिजनों ने CBI जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान ने इमरती देवी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। शिवराज ने सोनिया को लिखा है कि कमलनाथ को तुरंत पार्टी के सभी पदों से हटा देना चाहिए और उनके बयान की कड़ी निंदा करें। यदि आप प्रतिक्रिया देने में विफल रहती हैं तो मैं ये मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि आप उनका समर्थन करती हैं। इमरती देवी पर टिप्पणी मामले में पूर्व CM कमलनाथ ने अपने बयान पर सफाई दी। कमलनाथ ने कहा कि मैंने आइटम शब्द का प्रयोग किसी दुर्भावना या असम्मानित दृष्टि से नहीं किया। आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे इस मौके पर विधायक का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें आइटम कह दिया। इमरती देवी पर मचे घमासान के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। दिग्विजय ने कहा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 1977 के चुनाव जैसी लहर चल रही है। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस की लहर है। इसी के चलते बीजेपी के उम्मीदवारों को जनता के सामने बार बार दंडवत करना पड़ रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पार्टी मुख्यालय में आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। तेजस्वी ने चार्ज लेने से पहले दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद यहां से
बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ठाकरे के साथ राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट सोलापुर तहसील पहुंचे। सोलापुर के सांगवी गांव में स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हज को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हज 2021 कोरोना महामारी से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। नकवी ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हज समिति द्वारा हज की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी और रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगी। ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सलोन में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इसके बाद वो अमेठी कलेक्ट्रेट में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर सीएम नीतीश ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बिना ज्ञान के ही नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वे नौकरी देने के नाम पर अपना अलग ही धंधा चालू कर दें। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा। बिहार चुनाव के प्रचार में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। चिराग ने इस चुनावी अभियान को #असंभव नीतीश का नाम दिया है। इसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जा रहा है। बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के बहाने नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि सीएम नीतीश ने चिराग पासवान के साथ जो अन्याय किया है बड़ा धोखा है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान के साथ उनके पिता रामविलास इस वक्त नहीं है, इससे वो बहुत ज्यादा दुखी है। वोटर कार्ड में गड़बड़ी होने के बाद भी बिहार चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में मतदाताओं के वोटर कार्ड बनाने के दौरान कोई त्रुटि हो गई है तो भी उसे वोट डालने दिया जाएगा। इनमें नाम, माता पिता, पति या पता, लिंग और आयु जैसी मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी आज फारूक से 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में पूछताछ कर रही है। बता दें कि ये घोटाला उस दौरान हुआ था जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम और दामाद सफदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान सरकार को सेना और आईएसआई की कठपुतली सरकार बताने के मामले में कार्रवाई की गई है। बता दें कि मरियम ने कराची की चुनावी रैली में दावा किया था कि नवाज शरीफ दोबारा सत्ता में आएंगे और इमरान खान जेल जाएंगे। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई ने बसपा विधायक विनय तिवारी की गंगोत्री इंटरप्राइजेज के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा में गंगोत्री इंटरप्राइजेज के ठिकानों पर छापा मारा। कंपनी के ऑफिस पहुंची सीबीआई टीम ने घंटों दस्तावेज खंगाले और मौके पर मिले लोगों से पूछताछ की। केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की जमीन अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य लोगों द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि केरल सरकार ने 21 अगस्त को मामले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 2 दिवसीय मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय समस्याओं को सुनने, फौरी समाधान से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने केरल के मल्लापुरम में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। समीक्षा के बाद राहुल गांधी ने नवनिर्मित मकान की चाबी 2 बहनों काव्या और कृतिका को दी, जिनके माता पिता का निधन पिछले साल मल्लापुरम में भूस्खलन की चपेट में आने से हो गया था। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना पर बयान जारी किया। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार का कोरोना पर सीरो सर्वे का काम पूरा होने वाला है। इस बार की सीरो सर्वे रिपोर्ट अगले 2-3 दिन में जारी कर दी जाएगी। इस सर्वे के लिए सरकार ने सैंपल साइज करीब 16,000 रखा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को बेहुदगी की हिस्ट्री सीटर पार्टी का तमगा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अब ना इज्जत की चिंता है और ना ही किसी अपमान की फिक्र है, इसलिए वो बेईमानी की जय बोलने में माहिर है और सबका अपमान करने में हिस्ट्री सीटर बन गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने का फैसला वापस ले लिया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि अब सरकार वेतन की कटौती नहीं करेगी। बता दें कि पिछली कैबिनेट की बैठक में सीएम, मंत्री, विधायक और अधिकारियों के 1 दिन के वेतन में कटौती का फैसला किया गया था, जो अब रद्द कर दिया गया है। बिहार चुनाव के बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने राज्य पर बेरोजगारी रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि बिहार में बेरोजगारी दर तो दिल्ली से भी कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर 12.5% है,
जबकि बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% ही है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर शुरू विवाद में शरद पवार भी कूद गए हैं। शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि अगर राज्यपाल स्वाभिमानी व्यक्ति होते तो खुद ही पद छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं किया है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी राज्यपाल के पत्र में इस्तेमाल भाषा पर निराशा जताई थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के गंगू इलाके में दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। सीआरपीएफ दल पर की गई फायरिंग में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। गुजरात के अमूल डेयरी के चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद और विधायक के बीच ठन गई है। उमरेड सीट से बीजेपी विधायक गोविंद परमार ने सांसद मितेश पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही परमार ने विधायकी से इस्तीफा देने की भी धमकी दे दी है। वहीं मनमुटाव को बीजेपी खत्म कराने में जुट गई है। मशहूर कवि कुमार विश्वास की घर के बाहर से चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार मिल गई है। 8 महीने बाद मिली कार पर कुमार विश्वास ने पुलिस का चुटीले अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि चौर कौशल पर गाजियाबाद पुलिस का खोजी प्रयास भारी पड़ा है। कुमार ने एसएसपी नैथानी और उनकी टीम को कार बरामद करने पर शुक्रिया अदा किया। दिल्ली सरकार की कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक ज्वेलर को जमानत देने से इसलिए इनकार कर दिया है कि वो दिल्ली एनसीआर से चोरी किए जाने वाले जेवरात को खरीदता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ज्वेलर ने चोरी के जेवर खरीदने के लिए शोरूम खोला है। बिहार की किशनगंज पुलिस ने 65 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। किशनगंज के एसपी आशीष कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान 2 अलग-अलग स्थानों से 65 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये पैसे झारखंड के जमशेदपुर निवासी टुबलू चौधरी और बंगाल के कलकत्ता निवासी मनोज घोष के पास से बरामद किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोरोना के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने कुछ आयोजकों के नाम तय किए हैं। केवल उन्हीं को पंडाल में जाने की अनुमति होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने कहा था बंगाल में इस बार भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण से लड़ने में सम विषम योजना को लागू करना अंतिम विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार रेड लाइट, जली गाड़ी बंद अभियान पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर अन्य सभी रास्ते विफल हो जाते हैं तो सरकार सम विषम योजना लागू करने पर विचार करेगी। महिला कर्मियों को माहवारी में अवकाश देने का निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को माहवारी के दौरान सवेतन अवकाश देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले को सुनवाई के लिए 23 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए जनता से राय लेंगे। अगर स्कूल खोलने पर जनता की राय सकारात्मक होगी तभी स्कूल खोलने पर अंतिम फैसला होगा। बता दें कि केंद्रीय गाइडलाइंस के तहत कई राज्यों ने आज से स्कूल खोल दिए हैं। यूपी की 1 लाख इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी कॉलेजों की सीटों पर आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में हो रही है। काउंसलिंग के लिए आज दोपहर 2 बजे से 22 अक्टूबर तक पंजीकरण होगा। इसके बाद 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच सीट अलॉट की जाएगी। बिजनौर में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया गया है। सपा ने बलिया और हाथरस में हुए कांड को लेकर विरोध किया है। नोडल अधिकारी आईपीएस अर्पणा गांगुली बिजनौर पहुंची। यहां उन्होंने सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की। उन्होंने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। अर्पणा गांगुली ने कहा कि शक्ति योजना से प्रदेश में महिलाएं सशक्त और सुरक्षित रहेंगी। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और मंगल पांडे रोहतास पहुंचे। उन्होंने चेनारी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी ललन पासवान के लिए वोट मांगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार को एक इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए, न कि 9वीं पास 5 व्यक्ति वाला मुख्यमंत्री बने। मंगल पांडे ने कहा कि उनके परिवार के लोगों ने नौकरी देने के नाम पर अपने रिश्तेदारों से भी जमीन लिखवा ली थी। सीएम योगी ने बिजनौर में पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में हमारी सरकार लगी है। पंचायत भवन गांव में मिनी सचिवालय के रूप में संचालित होंगे। ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा से गांव में ही बैंक उपलब्ध होंगी। सासाराम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 एयर गन, 9 कारतूस और 14 सुतली बम बरामद किए हैं। सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।